सोचिए, आपकी एक खाली जमीन है और एक दिन आपको पता चलता है कि इसे सील कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि किसी अनजान शख्स ने वहां कूड़े के ढेर में शराब की कुछ बोतलें छिपा दी थीं। ऐसे में आप क्या करेंगे? आपके अधिकार क्या है और कानून आखिर किसकी तरफ खड़ा है? आज हम बिहार के एक ऐसे ही असली मामले की तह तक जाएंगे। ये मामला पटना उच्च न्यायालय के एक हालिया फैसले से जुड़ा है और इस पड़ताल का आधार है दयामंती देवी बनाम बिहार राज्य मामले में 9 फरवरी 2026 को दिया गया अदालत का फैसला। तो हम सीधे अदालती दस्तावेजों से ही ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार जैसे राज्य में जहां शराबबंदी का कानून बहुत सख्त है, वहां किसी की निजी संपत्ति को जब्त करने के असल नियम क्या हैं। ये सिर्फ एक केस की कहानी नहीं है, ये राज्य की ताकत और एक आम नागरिक के संवैधानिक अधिकारों के बीच की उस महीन रेखा को समझने की कोशिश है। बिल्कुल। और ये कहानी शुरू होती है एक महिला दयामंती देवी से, जिन्हें एक दिन अचानक ही पता चलता है कि उनकी जमीन पर ताला लग गया है, सरकारी मोहर के साथ। तो उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा, सिर्फ ये पूछने के लिए कि भाई मेरी क्या गलती है। मामला ये था कि उनकी एक खाली जमीन से बहुत ही कम मात्रा में अवैध शराब मिली थी और इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन मजे की बात यह है कि दयामंती देवी उन लोगों को जानती तक नहीं थी, फिर भी उनकी पूरी की पूरी जमीन सील कर दी गई। चलिए इस घटना को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तारीख थी 13 दिसंबर 2024। नवादा एक्साइज पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा, रंजीत कुमार और राहुल कुमार। उनके पास से करीब 1.5 लीटर अवैध विदेशी शराब मिली। यहां तक तो सब एक आम मामला ही लग रहा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब पुलिस ने इन दोनों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि और शराब पास की ही एक खाली जमीन में पड़े कूड़े के ढेर में छिपाई हुई है। पुलिस वहां पहुंची और उन्हें कूड़े में दबी एक बोरी मिली। उसमें से करीब 3.25 लीटर और शराब निकली और ये जमीन थी दयामंती देवी की। अच्छा, यानी कुल मिलाकर मामला था 4.25 लीटर शराब का, जिसमें से सिर्फ आधा हिस्सा ही उस जमीन पर मिला, वो भी कूड़े में छिपा हुआ। तो मामला साफ है, जमीन से शराब मिली इसलिए उसे सील कर दिया गया। ये तो कानून के हिसाब से सीधा सीधा लगता है। तो दयामंती देवी ने अदालत में अपनी बेगुनाही का क्या सबूत दिया? उनका पक्ष क्या था? उनका पक्ष बहुत मजबूत और आप कह सकते हैं तर्कों पर आधारित था। उन्होंने अदालत के सामने 4 सीधी सीधी बातें रखीं। पहली और सबसे जरूरी कि इस पूरे केस में ना तो उन्हें ना ही उनके परिवार के किसी भी सदस्य को आरोपी बनाया गया है। एफआईआर में उनका नाम तक नहीं है। ये तो बहुत अहम बात है। पुलिस भी ये नहीं कह रही कि इस अपराध में उनका कोई हाथ था। बिल्कुल। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, रंजीत और राहुल, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक नहीं। वो उन्हें पहचानती तक नहीं। तीसरी बात उन्होंने बताया कि वो उस जमीन पर रहती भी नहीं है, उनका घर कहीं और है, ये सिर्फ एक खाली प्लॉट है। लेकिन अगर जमीन उनकी है तो क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो देखें कि वहां क्या हो रहा है? क्या मुझे नहीं पता था कहना कानून में एक मजबूत बचाव माना जाता है? यही सवाल अदालत के सामने भी था और दयामंती देवी ने इसका भी जवाब दिया। उन्होंने अपनी चौथी दलील में कहा कि जमीन पर 4 दीवारी तो है, लेकिन अक्सर आस पड़ोस के लोग उसमें अपना कूड़ा फेंक जाते हैं और जो शराब की बोरी मिली वो किसी ने उसी कूड़े के ढेर में छिपाई थी। उनका तर्क था कि वो हर रोज वहां चौकीदारी तो नहीं कर सकती, किसी अनजान शख्स के किए की सजा उन्हें क्यों दी जा रही है? ये दलीलें तो काफी मजबूत लगती हैं। एक आम नागरिक के नजरिए से देखे तो बिल्कुल जायज भी। लेकिन सरकार के वकीलों ने जरूर इसका कोई जवाब दिया होगा। उन्होंने अपनी कार्रवाई को किस आधार पर सही ठहराया? सरकार का पक्ष पूरी तरह से प्रक्रिया और कानून के कह सकते हैं सख्त पालन पर आधारित था। उन्होंने कहा, देखिए, हमें खुफिया जानकारी मिली, हमने छापा मारा, पहले आरोपी पकड़े गए, फिर उनकी निशानदेही पर जमीन से और शराब मिली। कानून हमें यह अधिकार देता है कि जिस भी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल शराब से जुड़े अपराध में हो उसे जब्त किया जाए। हमने वही किया। उनका कहना था कि वी फॉलोड द प्रोसीजर, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, और उन्होंने एक और तकनीकी बात कही। उन्होंने तर्क दिया कि कानून में एक रास्ता है कि अगर मालिक चाहे तो जुर्माना भरकर अपनी प्रॉपर्टी को अस्थायी तौर पर छुड़वा सकता है। लेकिन दयामंती देवी ने तो इसके लिए कोई अर्जी ही नहीं दी। सरकार का कहना था कि अगर वो अर्जी देती तो हम उस पर विचार करते। एक तरह से वो ये कह रहे थे कि याचिकाकर्ता ने सही कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया और सीधे हाईकोर्ट आ गईं। तो एक तरफ एक आम नागरिक है
जो कह रही है कि उनकी कोई गलती नहीं है, और दूसरी तरफ है पूरा सरकारी तंत्र जो अपनी कार्रवाई को कानून के दायरे में बता रहा है। ये टकराव अदालत में बहुत दिलचस्प हो गया होगा। तो अब यहां से मामला कैसे आगे बढ़ा? कोर्ट ने इस गुत्थी को कैसे सुलझाया? यहीं पर ये केस एक रूटीन मामले से बढ़कर एक नज़ीर बन जाता है। अदालत ने सिर्फ तथ्यों को नहीं देखा, उन्होंने कानून के पीछे की नीयत और उसकी आत्मा को समझने की कोशिश की। उन्होंने बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के पन्ने पलटे और कुछ बहुत जरूरी नियमों की गहराई से जांच की। कौन से नियम थे ये जिन्होंने इस केस की दिशा ही तय कर दी? अदालत ने मुख्य रूप से 3-4 धाराओं पर ध्यान दिया। धारा 30 जो शराब रखने या बेचने पर सजा देती है। फिर धारा 56 और 58 जो कलेक्टर को ये अधिकार देती हैं कि वो अपराध में इस्तेमाल हुई किसी भी गाड़ी या प्रॉपर्टी को जब्त कर सकते हैं। सरकार का पूरा केस असल में इन्हीं धाराओं पर टिका था। तो फिर वो कौन सा एक कानूनी नुक्ता था, वो आहा मोमेंट, जिसने अदालत को ये फैसला लेने पर मजबूर कर दिया? वो आहा मोमेंट छिपा था नियम 12B में। ये नियम जब्त की गई प्रॉपर्टी पर जुर्माना लगाने के बारे में है, और इस नियम में कुछ शब्द लिखे हैं जो इस पूरे मामले का दिल हैं। नियम कहता है कि जुर्माना तय करते समय कलेक्टर को अपराध में उस व्यक्ति की संलिप्तता की प्रकृति यानी नेचर ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट को ध्यान में रखना होगा। संलिप्तता की प्रकृति, इसका मतलब क्या हुआ? इसे आसान भाषा में समझाइए। इसका मतलब बहुत गहरा है। कानून ये नहीं कहता कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पे कुछ गलत मिला तो आप सीधे सीधे दोषी हो गए। कानून कहता है कि ये देखो कि उस प्रॉपर्टी के मालिक की उस अपराध में भूमिका क्या थी। क्या वो इसमें शामिल था? क्या उसे इसकी जानकारी थी? क्या उसकी मिली भगत थी? या उसने जानबूझकर लापरवाही बरती? या फिर वो इस सबसे पूरी तरह अनजान और बेगुनाह था? ये शब्द संलिप्तता की प्रकृति सिर्फ मौजूदगी को नहीं बल्कि मालिक की मंशा और उसकी भागीदारी को जांचने की बात करते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ क्या मिला का मामला नहीं है बल्कि किसकी गलती थी का मामला है। मतलब कानून बनाने वालों ने पहले ये सोच लिया था कि ऐसी स्थिति आ सकती है जहां मालिक बेगुनाह हो। बिल्कुल सही। और इसी एक बिंदु ने सरकार के पूरे तर्क की हवा निकाल दी। अदालत ने सरकारी वकील से एक बहुत सीधा और कह सकते हैं चुभता हुआ सवाल पूछा। उन्होंने पूछा, ठीक है, आपने जमीन सील कर दी, लेकिन क्या आपके पास एक भी ऐसा सबूत है जिससे ये पता चले कि दयामती देवी की इस मामले में कोई मिलीभगत थी, या उन्हें दूर दूर तक इस बात की कोई भनक भी थी कि उनकी जमीन का ऐसा इस्तेमाल हो रहा है? और जाहिर है सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं था। जवाब था एक खामोशी, और फिर एक नहीं। सरकारी वकील अदालत के सामने एक भी कागज, एक भी गवाह, एक भी ऐसा तथ्य नहीं रख पाए जिससे याचिकाकर्ता का उन गिरफ्तार हुए लोगों से कोई भी कनेक्शन साबित होता हो। यह साफ हो गया कि जब्ती की कार्रवाई सिर्फ इस आधार पर कर दी गई थी कि मौके से शराब मिली है। अधिकारियों ने यह जानने की जहमत ही नहीं उठाई कि उस जमीन का मालिक कौन है और क्या उस अपराध में उसकी कोई भूमिका है भी या नहीं। तो ये तो एक तरह से शक्तियों का मनमाना इस्तेमाल हुआ। मतलब बिना पूरी जांच के सिर्फ शक की बिना पर किसी नागरिक की संपत्ति को सील कर देना। अदालत ने ठीक इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को मनमाना यानी आर्बिट्ररी बताया। और यहीं से ये मामला सिर्फ एक जमीन के टुकड़े का नहीं रहा बल्कि संविधान का बन गया। अदालत ने कहा कि ये कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का सीधा सीधा उल्लंघन है। अनुच्छेद 14 यानी कानून के समक्ष समानता का अधिकार। इसका इस मामले से क्या लेना देना है? इसका बहुत गहरा लेना देना है। समानता का अधिकार सिर्फ ये नहीं कहता कि कानून सबके लिए बराबर है, ये भी कहता है कि सरकार और या उसके अधिकारी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल मनमाने ढंग से नहीं कर सकते। वो किसी के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते जो अतार्किक हो। जब आप बिना किसी सबूत के सिर्फ इसलिए किसी की संपत्ति सील कर देते हैं क्योंकि वहां कुछ मिला है, तो ये एक मनमानी कार्रवाई है। ये समानता के अधिकार की आत्मा के खिलाफ है। और मुझे याद है फैसले में संपत्ति के अधिकार का भी जिक्र था। हाँ, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। अदालत ने कहा कि यह कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 301 का भी उल्लंघन है, जो संपत्ति के अधिकार की गारंटी देता है। यह अनुच्छेद साफ कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से कानून के अधिकार के बिना वंचित नहीं किया जा सकता। इस मामले में चूंकि अधिकारियों की कार्रवाई कानून की सही प्रक्रिया और शर्तों के हिसाब से नहीं थी, इसलिए वो कानून के अधिकार के बिना की गई कार्रवाई थी।
मतलब आपकी मेहनत की कमाई से बनी प्रॉपर्टी को सरकार यूं ही नहीं छीन सकती। उसके लिए एक ठोस कानूनी आधार होना चाहिए। वाओ! तो एक छोटे से जमीन के मामले से शुरू हुई बात संविधान के दो सबसे बड़े सिद्धांतों तक पहुंच गई, समानता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो इन सब तर्कों के बाद अदालत का अंतिम फैसला क्या था? अदालत का फैसला एकदम साफ और निर्णायक था। सबसे पहले उन्होंने दयावंती देवी के खिलाफ शुरू की गई जब्ती की पूरी कार्रवाई को ही रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई शुरू से ही गलत थी। दूसरा, उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि याचिकाकर्ता के मालिकाना हक के कागजात की जांच करें और उसके 2 हफ्ते के अंदर जमीन को डीसील करके उन्हें वापस सौंप दें। तो ये सिर्फ दयामंती देवी की जीत नहीं है, ये एक बड़ा संदेश है ना? ये बहुत बड़ा संदेश है। इस पूरे मामले का सार ये है कि कानून का मकसद निर्दोष लोगों को सजा देना नहीं है। सिर्फ इसलिए कि आपकी प्रॉपर्टी का किसी ने गलत इस्तेमाल कर लिया, आप अपराधी नहीं हो जाते। राज्य या पुलिस को यह साबित करना होगा कि उस अपराध में आपकी भी कोई भूमिका थी, आपकी कोई संलिप्तता थी। अगर वो ये साबित नहीं कर सकते तो वो आपकी संपत्ति को हाथ नहीं लगा सकते। तो ये फैसला एक तरह से राज्य की असीमित शक्तियों पर एक लगाम कसता है। मतलब प्रशासन अब सिर्फ शक की बिना पर किसी नागरिक को परेशान नहीं कर सकता, उन्हें सबूतों का बोझ उठाना ही पड़ेगा। ये हम सबके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें राज्य की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ एक सुरक्षा कवच देता है। बिल्कुल, ये फैसला दिखाता है कि एक मजबूत लोकतंत्र में कानून का पालन सिर्फ नागरिकों के लिए ही नहीं बल्कि अधिकारियों और सरकार के लिए भी उतना ही जरूरी है। वो कानून से ऊपर नहीं है। ये वाकई एक ऐसा फैसला है जो हर किसी को जानना चाहिए। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। ये फैसला इस बात पे टिका है कि सरकार कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाए। और यहीं से एक बड़ा और विचार करने वाला सवाल खड़ा होता है। दयामंती देवी का मामला तो साफ था, लेकिन उन मामलों का क्या होगा जहां सबूत थोड़े धुंधले हों, जहां परिस्थितियां मालिक के खिलाफ जा रही हों लेकिन कोई सीधा सबूत ना हो? ऐसे में शराबबंदी जैसी एक बड़े सामाजिक लक्ष्य को लागू करने की राज्य की जिम्मेदारी और एक अकेले व्यक्ति के संपत्ति के संवैधानिक अधिकार के बीच संतुलन कैसे बनाया जाएगा? कानून को वो महीन रेखा कहाँ खींचनी चाहिए जहां वो सख्त भी रहे लेकिन किसी बेगुनाह को उसकी चपेट में ना ले? ये सवाल, ये फैसला हमारे सोचने के लिए छोड़ जाता है।